सूरत हाल तो हमें हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होती ही नज़र आ रही है, और यूँ कह लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की ये स्टेटमेंट है अमेरिका के साथ तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला किया ही नहीं है। वाइट हाउस की ये स्टेटमेंट के अमरीकी इलाका डोनाल्ड ट्रंप साहब का करार देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक मजाकन ये चीज़ थी, मतलब सीरियस है, मतलब अमेरिका ये रियलाइज़ करा रहा है कि वो सीरियस है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब ईरान को गारंटीज़ कौन देगा? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सना साहबा, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। देखिए यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुछ जो अल्फाज का चुनाव प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से होता है वो गैर दानिशमंदाना होता है कभी कभी, जिसके नतीजे में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक अब गुज़िश्ता कुछ महीनों से जब से ये प्रोसेस शुरू हुई है, ये तमाम जंग और कॉन्फ्लिक्ट, तो हम देखते आए हैं कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो वो देते हैं तो लोग उनको समझ जाते हैं कि ये एक रेट्रिक है, एक ब्रवाडो है जो वो यूज कर रहे हैं। असल में तो बात वो होती है जो मज़ाकरात की मेज पे होती है, और वहां पे जो मज़ाकरात की मेज पे बात होती है वो थ्रू मीडिएटर्स होती है। तो यकीनन वो एक अपनी नोयत की एक अहमियत रखती है। लेकिन इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो वो देते हैं वो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन फिर आप देखती हैं कि ईरान की तरफ से भी ऐसी ही स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो किसी हद तक मेरी नज़र में ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती, वो भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज कर रहे होते हैं। तो इस जंग के अंदर दो तीन एलिमेंट से, एक तो वो मज़ाकरात का अमल है जो कि बाज़ाब्ता तौर पर थ्रू द मीडिएटर्स चल रहा है, और कुछ फिर सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि दोनों अतराफ से इस किस्म की बातें आती रहती हैं जिनको मेरी नज़र में इग्नोर ही कर देना बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअल सब्सटेंस नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से रेट्रिक है। जहाँ तक सिचुएशन का ताल्लुक है, आपने पूछा अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अपनाए हुर्मुज़ अभी तक एक कंटेंशन का इशू है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आमदोरफ्त शुरू नहीं हुई। देखिए इंटरनेशनल लॉ का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो यही चाहता है, वो यही इंश्योर करना चाहता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कि जो राइट ऑफ नेविगेशन है इसको ओपन किया जाए। एमओयू के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ तौर पर लिख दी गई थी क्लॉज नंबर 4 और 5 में कि अमेरिका और ईरान दोनों जो है वो जो ब्लॉकेड है इसको बंद करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, और ये वापस आमदोरफ्त के लिए प्रोसेस शुरू होगा, और बाकी मामला की तरफ फिर जो मज़ाकरात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से कुछ ब्लॉकेड बरकरार रखी गई, बल्कि न सिर्फ ये कि बल्कि कुछ शिप्स पे हमले भी किए गए, जिसकी वजह से सिचुएशन कशीदा हुई। फिर हम देख रहे हैं कि अब मीडिएटर्स दोबारा से एक्टिव हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। देखिए मेरी नज़र में तो एमओयू है वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुनियाद फराहम करता है जिसके ज़रिए ईरान जंग की हालत से बाहर निकल कर तामीर और तरक्की की तरफ जा सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो असासे हैं वो उसके गैर मुंजमद हो सकते हैं, उसको जो रसाई मिल सकती है आलमी मंडियों से जहां वो तिजारत कर सकता है, उसका जो तेल और मादनियात के ज़खायर हैं वो एक्सपोर्ट कर सकता है, सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगी। तो बहुत से मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि अगर ईरान एमओयू की तरफ वापस लौट के जाता है, एमओयू पर अमल दरामद करने से ही उसकी कामयाबी होगी। तसादुम जो है वो 47 साल से जारी है, लेकिन मेरी नज़र में तसादुम ने अभी तक कुछ अचीव तो नहीं किया। वो तो ईरान की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो वो पीछे ही धंसती चली जा रही है। वहाँ के जो अवाम हैं वो एक इकोनॉमिक सप्रेशन के अंदर दबते पिस रहे हैं। वहाँ का जो करेंसी है वो बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार है। वहाँ के जो नौजवान हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये जो एक मैं समझता हूँ सिचुएशन है, इससे निकलने के लिए एमओयू एक रास्ता फराहम कर रहा है, जो अभी भी मैं समझता हूँ ईरान को चाहिए कि उस पर अमल करे। और उनके अपने सदर हैं मसूद पशकियान, उन्होंने खुद कहा है कि ये एमओयू जो है ये हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दानिशमंद एलिमेंट्स हैं ईरान के अंदर वो इस एमओयू की तरफ लौट के जाएंगे, और एमओयू जो है वही एक फराहम करता है उनको जावेद ऐसा साहब, रास्ता। एमओयू का पार्ट यमन भी है, लेबनान भी है, गजा भी है, और इन पे फ्लेक्सिबिलिटी ईरान तो कम से कम दिखा शो करने की पोजीशन में नहीं है, और वो सूरत हाल हमारे सामने है। फ्रोजन एसेट्स की जहाँ तक बात करें, सैंक्शंस की बात करें, साथ साथ यमन, लेबनान और गजा की बात भी करें, आपको लगता है इजराइल अमेरिका इस पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो देख रहा था कि गजा के अंदर जो हालात हैं, या अगर इवन अगर आप हमास की बात करें, उन्होंने भी डिसआर्मामेंट की बात की थी। फिर हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन की जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल, देखिए फ़लस्तीन की जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस की, सब उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या इवन गैर मुस्लिम जो ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले ट्रू। आम इंसान हैं, वो भी ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को हक है अपनी एक स्टेट का, और उसका जो रास्ता है वो आपको ऑस्लो अकॉर्ड के अंदर फ्राहम होता है, जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। और 2 स्टेट सोल्यूशन के जेरे असर जो वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस की अथॉरिटी है, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, वो ही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वहाँ की।
अब वहां पे जब हमास ने अपनी एक्टिविटीज शुरू की, एक आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू कर दी, उसके नतीजे में फलस्तीनियों की जो स्ट्रगल है वो डिवीजन का शिकार हो गई। तो अब हमास की तरफ से जो अपने असलहा को यानी गैर मुसल्लह होने की बात की गई है, मैं समझता हूँ वो एक अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि उनकी वहां पे मौजूद एक हुकूमत है जिसको हम फलस्तीनी अथॉरिटी कहते हैं, जिसके सफीर पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया उनको रिकग्नाइज भी करती है। पूरी दुनिया तो नहीं करती, जो मतलब बहुत से मुल्क जो उनको रिकग्नाइज करते हैं वो सिर्फ फलस्तीनी अथॉरिटी को रिकग्नाइज करते हैं, उसके सफीर पाकिस्तान में भी हैं, हम भी उनको रिकग्नाइज करते हैं। वही उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उनको ये हक है कि वो मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल तलाश करें। और इसराइल को भी ये चाहिए कि वो अपनी जो दरंदाजी और जो बर्बरियत वो कर रहा है उसको स्टॉप करते हुए उन हदूद के अंदर वापस चला जाए जो कि ओस्लो अकॉर्ड में उसका बॉर्डर तयन किया गया है। लेकिन इसराइल की तरफ से जो वहां पे दरअंदाजियां हो रही हैं, जो वहां पे मैसेकर हो रही है, उसको तमाम जो दुनिया है, चाहे वो मुस्लिम दुनिया है या यानी जो भी ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाला इंसान है, वो उसको कंडेम करता है, क्योंकि वो जो टू स्टेट सोल्यूशन है वही इस मसले का हल है। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने तमाम मामलात को तय करना है तो उसके लिए हमें मज़ाकरात का ही अमल लेके चलना पड़ेगा, फॉर और श्योर, वही एक रास्ता है। जी फॉर श्योर, फॉर श्योर। जावेद साहब, वापस आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ, जिसका खुलवाना फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और इसके लिए अब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि मिडल ईस्ट की तरफ आपको रवाना हो रहा है, और सूरत हाल हम अब्राहम लिंकन के हवाले से पहले ही देख रहे हैं, जिसको डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स भी रिपोर्ट कर रहा है। स्टार्स एंड स्ट्रिप्स देख लीजिए, नेवी टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया कि अब्राहम लिंकन के जो फौजी हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब बताई जा रही है, लॉजिस्टिक्स का बड़ा मसला है, ठीक खाने पीने की अशिया उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और जो फौजी हैं वो सुसाइड तक करने पर मजबूर हैं। क्या ये उनकी रिप्लेसमेंट के लिए वाशिंगटन को वहां भेजा जा रहा है, इस बहरी बेड़े को, या आपको लगता है कि नई जंग की तैयारी है, मजीद खतरा बढ़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे? जी बिल्कुल, इसके दोनों आपकी जो बात है बिल्कुल वो सही है। उसके दोनों एलिमेंट्स जिनके आपने निशानदेही की है, उन दोनों के अंदर सब्सटेंस है। देखिए, कुछ हद तक वॉर फटीग भी डेवलप होती है। अल्टीमेटली जो जंग के लिए अफवाज आती हैं, फौजी होते तो वो इंसान ही हैं। अब एक 5-7 महीनों से, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, वो लोग वहां पे अगर एक लिमिटेड जगह पे मौजूद रहे तो हो सकता है वहां पे उनको फ्रस्ट्रेशंस भी डेवलप हो रही हूँ उसको। लेकिन ये एक नॉर्मल है, मैं इसको कोई इतना ज्यादा अलार्मिंग लेवल्स पर मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि देखिए जो भी फौजी होते हैं वो तो एक सख्त जान एक्सपेडिशंस के आदी होते हैं, यही उनकी जिंदगी की कमिटमेंट होती है। अगर वो शिप में ना होते, हो सकता है वो लैंड में होते, किसी और जंग में होते, तो ये तो नेचर ऑफ द जॉब है, क्योंकि उनको अपनी ऑफ कोर्स एक सख्त जान रहना पड़ता है। तो कुछ उसमें हो सकता है ऐसे लोग हों जिनको फ्रस्ट्रेशन हुई हो, उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा जहाज वहां पे आ रहा है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कुछ तो ऐसी होती हैं जिनको आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है वो अमेरिका के ऑब्वियसली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि हम एक सुपर पावर है, और वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक सुपर पावर है, उनकी बहुत बड़ी आर्मी है। लेकिन यहाँ पे जो उनको एक तरह से डेड लॉक का शिकार रहे हैं अपना हुर्मुज के हवाले से, तो बहुत से जो मुबस्सिरीन हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो उनके अंदर भी रेडिकल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे, अभी हमको फोर्सफुली इसको ओपन करना पड़ेगा, और हम इसको ओपन करके यहाँ पे अपनी जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के अंदर इस स्कूल ऑफ थॉट के भी हैं। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स आई हैं वो इसी तरफ निशानदेही कर रही हैं। वो ये कहते हैं कि मैं आबना हुर्मुज को खुद ओपन करूंगा और उसको कंट्रोल करूंगा। ये एक रिएक्शन है मेरी नजर में उस फ्रस्ट्रेशन का जो कि उनको, जिसका वो शिकार नजर आते हैं। अल्टीमेटली ये जो कशीदगी का बढ़ना ना ईरान के इंटरेस्ट में है, ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है, और जो मीडिएटर्स हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि एक दफा फिर हम कशीदगी की तरफ जाएं। बहरहाल, लेकिन एक पेशेंस की लिमिटेशन होती है। हो सकता है हम जो है देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा से हम एस्केलेशन की तरफ चले जाएं।